इप्टा का नाम पहली बार जीवन में पता चला, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, वहाँ पर ज्वाइन किया। और तब पहला नाटक सदाचार का तावीज़ किया। उसमें बहुत छोटा सा रोल था, मैं कुत्ता बना हुआ था। उस दौरान मेरी उम्र भी बहुत कम थी, तो ये समझ लीजिए कि मैं पिल्ला ही बना हुआ था, कुत्ता तो नहीं बन पाया। कुत्ते तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उस नाटक में मैंने कुत्ते का किरदार और अच्छा किया। तो लोग बोलते थे, अरे तुम बहुत अच्छा किया, बहुत रियल करते हो। तो तब लग गया था शायद कि जीवन में द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है कार्यक्रम साहित्यकारों, प्रशासनिक, राजनीतिक, समाज सेवी एवं कलाकारों द्वारा किए जा रहे कार्यों व उनके संघर्षों से प्राप्त उनकी उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। साथ ही लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित व प्रेरित कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। आज की इस कड़ी में हम आपको मिलाते हैं रीवा जिले की एक ऐसी हस्ती से जिसने न केवल अपने आत्मबल के कारण अभिनय की शुरुआत रीवा से की, वरन बाद में भोपाल के पद्मश्री श्री बंसीलाल कौल के रंगमंच रंगविदूषक में काम किया और वर्ष 2001 में पन्ना में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कार्यशाला के पश्चात दिल्ली चले गए। सैकड़ों नाटकों में अभिनय और हर प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए मशहूर संगीतक, लेखक, रंगकर्मी श्री सुशील शर्मा जी, उनसे बातचीत कर जानेंगे उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को जिन्हें उन्होंने ही महसूस किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनका स्वागत करता हूं। सुशील जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सुशील जी, इससे पहले कि हम लोग बातचीत करें, आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक यही एक सवाल है जो मैं नहीं मतलब खोज पाया हूँ कि मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ। शायद मैं मेरे लिए जो काम निहित कर रखे हैं परमात्मा ने, मैं वही कर रहा हूँ और उसके लिए बनाया गया था। इसकी संतुष्टि है कि मेरा जीवन जो है कला के लिए समर्पित है और मैं शायद कलाकार ही बनना था मुझे। और यही एक जीवन की आस है कि शायद मैं बन पाऊँ अच्छा एक कलाकार, और उसी की खोज में निरंतर चल रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ। यात्रा अनंत है, देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। जब आपने एक एक्टर के तौर पर अपने आप को इंडस्ट्री में कायम करने की सोची, उस समय आपको काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा होगा। जी, शुरुआत मेरी क्योंकि रीवा से हुई, और रीवा पहले से ही विभूतियों से भरा हुआ राज्य रहा है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने जन्म लिया, समृद्ध हुए, दुनिया में नाम रोशन किया। तो हालांकि पहले मुझे नहीं पता था कि मैं किस क्षेत्र में जाऊंगा। परिवार में संगीत था, तो संगीत की शिक्षा घर पे ही मिल जाती थी। मेरे मामा, मेरे नाना लोग म्यूज़िक से थे और मेरे बड़े भाई तबला बजाते हैं, तो वहाँ से म्यूज़िक का सिलसिला तो शुरू हो गया था। लेकिन अभिनय का नहीं पता था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि शायद ये होता है ना कि गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है, तो जब उसकी माँ या उसके पिता जो है तो जिस ओर जाते हैं, तो मेरी माँ फिल्मों की बहुत शौकीन थी, तो फिल्में देखने जाया करती थी। और शायद वही वक्त रहा होगा जब 1976 में मैं माँ के गर्भ में आया होऊंगा, तो उन्होंने फिल्में किसी देखी होंगी। और जब मैं पैदा हुआ तो शायद अमिताभ बच्चन को उस समय नाम राजू बहुत होता था फिल्मों में, तो जब मैं पैदा हुआ तो राजू नाम रखा, तो उससे पता चल गया था कि हाँ, कहीं ना कहीं ये है। लेकिन उस तरह से नहीं था कि मैं इस फील्ड की तरफ जाऊंगा। लेकिन रीवा में कई सालों पहले, मतलब जब एक हुआ कि मेरे घर पे जब मेरे बड़े भाई कॉलेज पहुंचे, तो उनको यूथ फेस्टिवल में भाग लेने के लिए कुछ लोग आए कि अरे यार सुनील, आपको करना है नाटक, चलो। तो सुनील भाई साहब को ले गए, जो फर्स्ट ईयर में थे नाटक करने के लिए। मैं भी वहीं बैठा हुआ था, छत में लेटा हुआ था। तो मेरे घर पे मुझे अच्छी तरह से याद है, नावेद भाई आए थे, नावेद उस्मानी और दिलीप पावले, ये लोग आए थे। ये नाटक कर रहे हैं यार, चलो यार। टीम पहले तो जोड़ते थे लोगों को ना। तो पूछा कि तुम क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो फिर पढ़ता हूँ और इसके बाद घर में गाय वाय है तो वही सानी भूसा करता हूँ, यही सब कुछ काम चलता रहता है। और कर रहे तो बोले यार क्यों नहीं आप भी एक्टिंग करो। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ सिखाते हैं, आ जाओ। तो मैं टीआरएस कॉलेज में चला गया। तो उस समय
इप्टा का नाम पहली बार जीवन में पता चला, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, वहाँ पर ज्वाइन किया। और तब पहला नाटक सदाचार का ताबीज़ किया, उसमें बहुत छोटा सा रोल था, मैं कुत्ता बना हुआ था। उस दौरान मेरी उम्र भी बहुत कम थी, तो ये समझ लीजिए कि मैं पिल्ला ही बना हुआ था, कुत्ता तो नहीं बन पाया, कुत्ते तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उस नाटक में मैंने कुत्ते का किरदार और अच्छा किया, तो लोग बोलते थे अरे तुम बहुत अच्छा किया, बहुत रियल करते हो तुम। तब लग गया था शायद कि जीवन में कुछ ना कुछ तो एक दिशा मिल रही थी। दिशा मिल रही थी। हाँ, फिर सीनियर्स बहुत अच्छे मिले, हनुमंत भाई मिले, डॉक्टर विद्या प्रकाश जी मिले, ओम भाई मिले, और बहुत सारे ऐसे लोग, चंदू दा मिले, जिनका जिनका मतलब नाम नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात है ना, साहित्य की ओर जो जुड़ाव हुआ कि उस दौरान डॉक्टर कमला प्रसाद जी यहीं थे, तो वो एक जब आते थे मीटिंग में तो बड़ी वैसी बातचीत चलती थी, तो लगता था कि हाँ मैं अब थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ, कुछ नए शब्द कानों में जा रहे हैं। तो वो एक शुरुआत मिली वहाँ से, तब लग गया था कि हाँ शायद जीवन में अब एक रास्ता मिल गया है जिसको पकड़ करके चलना होगा। लेकिन संघर्ष बहुत था, क्योंकि पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो सीधी सी बात है, पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी चाहेगा नहीं कि उसके घर में नाटक नौटंकी चले। थोड़ा सा एक रौब वाला। पर इतने रौबीले नहीं थे, मतलब वो तो हेड अकाउंटेंट पे थे, लेकिन फिर भी मतलब ये सोचते थे कि अब पढ़ाई लिखाई करो, ये नाटक नौटंकी से क्या मिलने वाला है आगे। लेकिन मज़ा तो मुझे उसी में आ रहा था, तो मैंने फिर वही रास्ता पकड़ लिया। कभी कोई ऐसी घटना घटी हो जब आप इस नाटक के दौरान आपको काफ़ी आहत भी होना पड़ा होगा? ऐसा पहले शुरू में होता था कि जब हम रिहर्सल के लिए जाते थे तो घर से कभी भी सपोर्ट नहीं मिलता था। जब घर लौट के आता था तब ये लगता था कि आज का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माँ नाराज है या पिताजी नाराज है। पहले से ही एक डेडलाइन चल रही, डेडलाइन लगा लेता था कि आज का खाना अगर 8 बजे के पहले पहुंच गया तो ओके, हाँ मतलब, या बाद में पहुंचूंगा तो फिर संभावनाएं कम थी कि उस दिन भोजन मिलता था, लेकिन वही होता था ना, गाली देने के बाद ही भोजन मिलता था। तो वो एक समय रहा कि जहां पर ऐसा नहीं था। पिता का बार बार ये कहना होता था कि तुम पढ़ाई करो, इसके बाद जो कुछ करना है करो, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं बना हूँ उसके लिए, और मेरे से इस तरह का एजुकेशन तो नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि थिएटर में पढ़ना पड़ेगा, नाटक पढ़ना पड़ेगा, पोएट्रीज पढ़नी पड़ेगी, कहानियां पढ़नी पड़ेगी, वो पढ़ लेता था वो बहुत आराम से। और हिंदी शायद भगवान ने बचपन से ही इसीलिए अच्छी कर दी थी कि बेटा तू हिंदी में ही थिएटर कर पाएगा, बाकी तो मुझे और विषय नहीं लगते हैं तुम्हारे लायक हैं। तो उन्होंने उनसे मुझे दरकिनार कर लिया था। तो कठिनाई तो बहुत थी, क्योंकि पैसे उस समय होते नहीं थे हम लोगों के पास। रिहर्सल के लिए पैदल आना, साइकिल से आना, या हम दोस्त मिल करके चले आए बात कर करके। तो शुरुआती दिनों में तो बहुत ही मतलब कठिनाई थी, संघर्ष करना पड़ रहा था थिएटर के लिए। और उस दौरान इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, तब ना स्पेस होता था हमारे पास। टीआरएस कॉलेज के ग्राउंड में ओपन एयर में हम लोग कर लेते थे। शोज़ के लिए ये होता था कि लुक्कड़ ही ज़्यादा होते थे। स्टेज शो जो भी होते थे वो उस दौरान भी ये बात थी कि रीवा का मार्केट, रीवा के जितनी भी हमारी ऑडियंस थी, दर्शक थे, वो थिएटर को जानते थे। वो थिएटर के लिए हमें, जब हम उनके दरवाजे पे जाते थे तो कभी मना नहीं करते थे। और उस दौरान 10 रुपये टिकट थे, 50 रुपये टिकट थी, सबसे बड़ा टिकट 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये। तो कोई भी 10 रुपये के लिए मना नहीं करता था, जानते थे कि यार ये अच्छा ही काम करते हैं, कोई गंदा काम नहीं करते हैं। तो हमें सभागार भी मिल जाता था, कभी सैनिक स्कूल सभागार तो हमें कई सालों तक ऐसे ही दे देते थे वहाँ के प्रिंसिपल साहब की, ठीक है आप लोग कीजिए, और एक नाटक हमारे बच्चों के लिए कर दीजिएगा और बाकी आप अपना शो कर लीजिएगा हमारे तो उस तरह से हमें बहुत सहूलियत मिल जाती थी। और सुविधाएं कम थी, लेकिन जुनून बहुत था रंगमंच करने का, और उसका यही फ़ायदा मिला कि आगे की जो जर्नी रही, तो ये हमने कठिनाई इतनी देख ली थी कि तो यात्राएं मुझे पता था कि सुलभ हो गई थी कि हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो ये चीज़ जो थी जीवन में बहुत दिख रहा था हमें, एक विज़न की कहीं ना कहीं जाना है इस ओर। फिर आपका रुझान कैसे साहित्य की ओर हुआ, जबकि आप काफ़ी दूर हो रहे थे? सबसे बड़ी बात, ये बात भी सीनियर्स, इस फील्ड में सबसे अच्छी बात यह है ना कि आपके जो सीनियर्स होते हैं ना, वो आपको हमेशा
सही राय देते हैं, आपको भूखा नहीं सोने देते, ना आपके पेट को ना आपके दिमाग को, दोनों भरते हैं। आप रिहर्सल में जाओगे तो बोलेंगे दादा खाना नहीं खाया आज, बोले ठीक है समोसे मंगाओ यार, चाय लो। जबकि उस दौरान हम लोग क्या 8th 9th में पढ़ रहे थे और पैसे वैसे तो होते नहीं थे, तो लेकिन वो सीनियर्स ये जानते थे कि अच्छा हम यहाँ चाय पिलाएंगे समोसे खिलाएंगे तो ये आएगा भी, इसी लालच और में ये आएगा भी और काम हाँ, भी करेगा। काम भी करेगा। और एक और ये होती थी ना कि बेटा पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा तुमको ये मन नहीं लगता ना, अखबार पढ़ो, न्यूज़ पेपर पढ़ो, कहानियां पढ़ो, पोएट्रीज पढ़ो, ले जाओ ये किताब पढ़ो। मतलब एक तरीका वो बताते थे, तरीका हाँ, गाइड करते थे हमेशा कि बेटा ये पढ़ना पड़ेगा आपको। और शायद वो एक ऐसा होता था ना कि उनसे पढ़ के आते थे कि अच्छा दादा मैंने आज ये पढ़ा, ये नाटक पढ़ लिया या ये कहानी पढ़ा, अच्छा पढ़ी, बताओ कैसा लगा। तो वो जो नहीं समझ में आता था वो समझा देते थे। तो एक टीचर की भूमिका में भी बहुत, बड़े भाई की भूमिका में भी बहुत, एक डायरेक्टर के तौर पे भी वो बहुत चीज़ों को समझाते रहे। शायद इसीलिए हर सफल व्यक्ति जो है वो उसकी जो जर्नी होती है वो आपका अमेच्योर थिएटर से ही होती है, फिर वो प्रोफेशनल थिएटर की ओर जाता है। तो ये एक अच्छी बात रहेगी। और शायद जो नींव जो जहाँ बोलते हैं ना कि बुनियाद आपकी मजबूत हो, शायद हिंदुस्तान में इप्टा का बहुत बड़ा योगदान है कि हिंदुस्तान का रंगमंच सक्रिय हुआ, बढ़ा और समृद्ध हुआ। तो उसके लिए इप्टा जैसी संस्थाओं का होना बहुत ज़रूरी था। आपने वर्ष 1999 में जी जी रीवा में आकर एक नाटक किया था, जी। समझौता। हाँ हाँ। उसका असर क्या था? एक बड़े शहर में थिएटर करने के बाद जब वापस से आप अपने शहर में आते हो तो आपसे उम्मीदें बच जाती हैं कि कोई काम कुछ नया सीख के आया होगा। तो मैंने उस दौरान मैं लगभग 2-3 साल रहा मैं रंगदूषक भोपाल में, और वो 3 सालों में मैंने लगभग हिंदुस्तान का बहुत सारा थिएटर देख लिया और एक अच्छे बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर लिया था 3 सालों तक। लेकिन मन में ये रहता था ना कि ये काम जो मुझे मिला है यहाँ सीखने को, ये मैं वापस से जाकर के रीवा में शुरू करूँगा थिएटर। और ठीक है, बहुत कर लिया भोपाल जैसे शहरों में, या कि आगे जाना चाहिए, या कि यही नौकरी करता रहूँगा, 1200 रुपये मिल रहे हैं, चलते रहेगा, ऐसे थोड़ी ज़िंदगी चलती, कुछ नया करना है। तो जब मैं वापस आया और समझौता जब किया, तो हालांकि वो नाटक बंसी जी खेल चुके थे वहाँ पर, और लेकिन मुझे ये लगता था कि इतना बड़ा, इतनी प्रोफेशनल टीम के साथ जो नाटक यहाँ खेला जा सकता है, मैं वापस से जाकर के क्या उतना ट्रेन कर पाऊंगा, क्या उतना हो पाएगा। लेकिन होप थी, एक उम्मीद थी कि नहीं यार मुझे बड़ा नाटक करना है, छोटी जगह पे बड़ा नाटक कैसे हो पाएगा, हमारे पास सुविधाएं नहीं। लेकिन मित्र हमारे बहुत अच्छे थे और बहुत मतलब कहना चाहिए कि जुझारू लोग थे। और जब वापस आने के बाद हम, क्योंकि हम कई सालों से ऐसा थे कि हम साथ में ही रहते थे, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा थिएटर नहीं किया हुआ था यहाँ पर रीवा में। लेकिन जब हम वापस आए और मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार शैलेंद्र प्ले करना है, तो शैलेंद्र ने कहा ठीक है करते हैं। फिर मतलब ऐसे हो गया कि आज हमें रिहर्सल स्पेस मिल गया, कल हमें टीम इकट्ठी हो गई, परसों ये हो गया, म्यूजिक वालों को बुला लिया, पैसे कहाँ से आएंगे, शो कहाँ करना है, बोले वो भी जुगाड़ करते हैं। तो जुगाड़ का थिएटर जो है शायद वो रीवा में बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, बहुत सफल हुआ। और समझौता आने के बाद मैंने बड़ी टीम के साथ, शायद रीवा में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने 30-35 लोगों के साथ वो बड़ा नाटक किया था, समझौता जैसा नाटक, और एक अलग फॉर्म का नाटक था क्लाउन शैली में। तो वो एक, अब जैसा देखा जा रहा है कि विभिन्न भाषाई नाटक या फिर सीरियल बन रहे हैं, ऐसे में जो हमारे रीवा की बघेलखंडी भाषा है, जी जी, इस पे काम करने की जरूरत है क्या? मुझे लगता है, देखिए बघेली का क्या है ना कि अभी सही मायने में रीवा के रंगमंच में ऐसा नहीं हुआ कि बघेली में नाटक नहीं लिखे गए। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो पहला नाटक था उसे स्वर्गीय महाराजा विश्वनाथ सिंह जी ने रचा था, आनंद रघुनंदन। फिर भी हम बघेली में कहीं ना कहीं दूर हैं। उसका रीजन भी क्या रहा, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा नहीं कि बघेली साहित्य कमजोर है। बघेली के जितने भी कवि, आप शंभू काकू हो गए, आपका बाबूलाल दाहिया जी हो गए, और भी जो आज भी कवि हैं, उस दौरान बड़ा समृद्ध था बघेली का साहित्य। अभी क्या हो गया ना, बघेली में भी कई तरह का विभाजन हुआ। मुझे लगता है कि एक बघेली वो बोलने लगे वो वैसे लोग जो शायद उनको समझ में ही नहीं आया कि बघेली है क्या। वैसे बघेली जैसी समृद्ध भाषा को या बोली को आपने बहुत उथले तरह से ले लिया,
आपने रेरी तुकारी और ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आपने एक सिर्फ अपना का भ्रंश कहना चाहिए। हाँ, अपभ्रंश ही करके आपने बोली का अपभ्रंश करके ना, सिर्फ इसलिए कि मैं ये बोलूंगा तो कॉमेडी क्रिएट होगी, तो आपने वो चलन करके आज, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारा जैसे आप देखो कि ज्यादातर जैसे ही बोली का विनाश होता है तो एक पूरी संस्कृति, एक पूरे प्रदेश का ही विनाश होना शुरू हो जाता है। और आप ये समझ लीजिए कि जैसे देखा होगा आपने कि पहले भोजपुरी गाने कितने गंदे बनने लगे, और वहां पर यही होता है कि आप अगर जैसे ही आपका कल्चर आपका वल्गर होना शुरू होगा, लोग वल्गर होना शुरू हो जाएंगे, क्राइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि आपकी अपनी बोली, अपनी भाषा को सहेजना बहुत जरूरी है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। बिकॉज जैसे ही आप इसमें गंदगी डालना शुरू करोगे, भाषा तो 2 मिनट में खराब होती है। 10 में पानी, चार, क्या बोलते हैं, 10 में पानी 4 में वानी बदल जाती है आपकी। और इसीलिए क्या हो रहा है कि लोगों ने इस बोली के साथ जितना रचनात्मक प्रयोग करना चाहिए वो नहीं किया। उन्होंने इसकी सार्थकता नहीं जानी, या उस तरह से उन्होंने यूज नहीं किया इस बोली को, और ना बोल पाते हैं। बहुत सारे लोग बोली को बहुत गलत तरह से बोलते हैं। और जो बोली हमने रेडियो में चौपाल में सुनी थी, या यहाँ के जो समृद्ध राजवंश हैं या ठाकुर लोग हैं या बड़े संभ्रांत परिवार है जहाँ पर बात की जाती है बघेली में, वहाँ पर कहीं भी इस तरह की बोली नहीं थी जहाँ पर आपको सुनने में तकलीफ हो। लेकिन कुछ लोगों ने उस बोली को सिर्फ अपने फायदे के लिए, या बोले कि फिल्म बना ली, यूट्यूब बना लिया, कुछ भी कर लिया और उस बोली का सत्यानाश करने पे लग गए, और वो बहुत गलत है। इस तरह से आप बोली के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको करना है, आप पूरी थीम बनाइए और बहुत संभ्रांत तरीके से आप, क्योंकि ये छोटा सा तो दुनिया नहीं है, आपका इंटरनेट का बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। तो आप उस ब्रह्मांड में ऐसी चीजें रखें जो वाकई में लोगों को एक अच्छा मैसेज दें। तो मुझे लगता है कि इस बोली पर जितना काम होना चाहिए बघेलखंड में, यहाँ के, उसमें मैं भी शामिल होता। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने नहीं किया बघेली में काम, लेकिन हाँ, ये चाहता जरूर है कि अच्छा काम होना चाहिए। और बघेली को, अगर बघेली के नाटक या बघेली में ही रचनाओं का किसी भी दूसरा नाटक कि मराठी नाटक को आपने ट्रांसलेट कर करके बघेली में करें, नहीं, उसको, क्योंकि वो साहित्य उसी भाषा में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि वो वहां की कहानी थी। आप यहाँ की कहानी, यहाँ आपके पास इतना समृद्ध लेखन है, आप नई कहानी लिखिए, नया नाटक लिखिए और वही बघेली में कीजिए। आप किसी भी हिंदी राइटर का नाटक उठा करके या मराठी का या बंगाली नाटक उठा करके बघेली में नहीं कीजिए, तभी शायद बघेली बोली का अच्छी तरह से विकास हो पाएगा। और बहुत प्यारी बोली है और बड़ी मीठी लगती है जब भी कहीं हम सुन लेते हैं बाहर। और मैं खुद बोलता हूँ तो मुझे अपने आप में गर्व होता है कि मैं बघेली जानता हूँ। आपने गोगोल के नाटक दानमोज को हिंदी में रूपांतरित किया था और उसको नाक के नाम से मंचित किया था। हाँ। दरअसल में मैंने उसको अनुवाद नहीं किया, अनुवाद किसी और ने किया था। नोज जब हम यहाँ लेकर के आए थे, द नाक जो नाक के नाम से हमने किया था, तो हमने पहली बार उसको यूथ फेस्टिवल में हमने शायद किया था उसको। और तब हमारे मित्र शैलेंद्र उस समय यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला कि हम एक नाटक करना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्ट करो ये नाटक। मैंने कहा ठीक है यार, करते हैं हम, चलो। तो क्योंकि उसमें टाइम निहित होता है और पहली बार ऐसा हुआ था इस पूरे उसमें कि इतने बड़े वैसे वैसे नाटक जाया करते थे कि मतलब इतने, मैंने चिट्ठी जैसे नाटक, और भी मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, कई ऐसे नाटक थे जो बड़ी बड़ी थीम्स को लेकर के आते थे, बड़ा विचार। मैंने एक बार ऐसी, हमने कहा कि यार एक काम करते हैं, इस बार कभी भी यूथ फेस्टिवल में ना कॉमेडी नहीं हुई नाटक, और नोज ऐसी कोई कॉमेडी नहीं, बहुत ही मतलब विषय जो उसका है बहुत अद्भुत है। उस कॉमेडी में जो पीड़ा है ना, शायद वो आज आम आदमी की पीड़ा, संदेश जो है बहुत बहुत गहरा संदेश है। तो ये हुआ कि हाँ ठीक है करते हैं। और हमने ऐसे ही शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी में जाकर के गार्डन में यूनिवर्सिटी के बैठ गए, कास्टिंग की, 4-5 लोग अच्छे मित्र मिल गए, और वो भी पढ़े लिखे वाले जो मतलब कुछ MSW कर रहे थे, कुछ MBA में थे और कुछ साइकोलॉजी से वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। तो
अच्छे लोगों का साथ मिला और ऐसा लगता था, मतलब मैं उस समय जब गया वहां पर तो मुझे लगने लगा था कि अच्छा यार, मैं डायरेक्टर की तरह मुझे ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मैं तो दोस्त हूँ इनका, तो ऐसा क्यों? बोले नहीं। तो वो जो एक माहौल बना था वहां पर पे हम कि हम हमारे अंदर एक जुनून पैदा हो गया था कि नहीं, हमको नाटक जीतना है और करेंगे। हालांकि रीवा का रंगमंच सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं है कि उसको हम उससे नहीं देखते हैं कि अगर कॉलेज नहीं जिताएगा तो रीवा में रंगमंच नहीं हो गया, कॉलेज में जीत जाने से वो महान एक्टर हो जाएगा या बहुत बड़ा नाटक, नहीं। पर हाँ, प्रोत्साहन मिलता है। और उस समय मुझे लगता था कि जब हमने वो नाटक किया और टीआरएस कॉलेज में उसका पहला शो हुआ, जितने लोग बैठे हुए थे उस हॉल में उनको लगा कि हाँ, मैंने इस बार नाटक देखा है, इस बार मुझे लगा कि हाँ है। और जितने टीचर्स थे, जितने प्रोफेसर थे, और बड़े खुश हुए कि यार क्या प्ले है, ये होना चाहिए आगे। लेकिन ठीक है, संभावनाएं कुछ और होती हैं। पहले समय में होता था ना, अब तो हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा होता है, पर पहले से बोले पार्शलिटी हो गई यार, उनका टीआरएस कॉलेज में ही था, वहीं का होस्ट था, वो जीत इसलिए गया। जिता दिया। मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने परफॉर्मेंस अच्छी की। फिर बाद में हमने उसके शोज किए, फिर हम युवा महोत्सव में उस नाटक को लेकर के गए और किया, पुलिस डिपार्टमेंट वाला वो पीए होता था। तो एक अच्छा वो रहा। यही होता है, बड़े शहरों का रंगमंच जब छोटे छोटे शहरों में आता है तो भले ही साधन ज्यादा नहीं होता है, लेकिन स्वरूप वही होता है ना, कहानी बदलती है, अभिनेता भी अपनी तरह से परफॉर्म करता है और नई तरह से परफॉर्म करता है। कोई एक ट्रेंड अभिनेता जिस तरह से अभिनय करता है, वैसे ही अमेच्योर थिएटर में भी अपनी बुद्धि स्तर पर अच्छा कैरेक्टराइज करता है और अच्छी तरह से नाटक करता है। उस पर थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप वहां से जो उठा करके लाए हो ना, वो आप अपने दिमाग में रखो। लेकिन यहाँ का अभिनेता, उसकी जितनी भी सीमाएं हैं या जितने में भी वो जी रहा है, उसको उसी साधन में, उसको आप अगर उस तक पहुंचा पाते हो और उससे चीजें निकलवा सकते हो, आई थिंक द बेस्ट वही है। प्रायः देखा जाता है कि जिस रूट से हम गुजरते हैं जी वह रूट कभी नहीं भूलता। जी जी। क्या आपको भी वो रूट याद है? मैं अब भी भावुक हो जाता हूँ कुछ चीज़ों को कहते वक्त कि मेरी जड़ें जहाँ से जुड़ी है ना, वो बहुत एक ऐसी पवित्र जगह है कि जहाँ बार बार मुझे यही आना पड़ता है अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, तरोताज़ा होने के लिए। क्योंकि गमले में रह करके इंसान तो पेड़ तो नहीं बन सकता है जब तक आप ज़मीन से नहीं जुड़ोगे। और मेरी ये ज़मीन ऐसी है कि मैं हर बार यही सोचता हूँ ना, मैं कभी भी वैसे भी लोगों से मिलता हूँ जो यहाँ के रंगकर्मी हैं, मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आप थिएटर करना शुरू कर दो, नाटक करना शुरू कर दो, आडंबर मत करो। आप पब्लिसिटी के नाम पे मत करो कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इसका थिएटर बंद कर दो। ये इसमें कोई रंगमंच का है ही नहीं कि आपने पंपलेट छपवा लिए, पोस्टर छपवा लिए, फिर उसका आपने फेसबुक में डाल दिया, फिर कुछ भी कर रहे हैं तो इनका स्वागत, उनका स्वागत, इससे नहीं होता है। आपने परफॉर्मेंस क्या की वो बहुत मायने रखता है। कि आप रीवा से निकल करके अगर आप दिल्ली में और बड़े शहरों में जाकर के किसी बड़े फेस्टिवल में आपका कि आपने भारत रंग महोत्सव में आपका नाटक गया, या आपका महिंद्रा फेस्टिवल में गया, या जितने भी हिंदुस्तान में बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, अगर आप वहां अपने नाटकों को लेकर के जाते हैं, मेरे लिए वो गर्व की बात है। आप फेसबुक पे आप क्या कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आप किससे कहानियां बैठ करके सुनाते रहो और लड़कों को 1 2 3 पे भगाते रहो, ये सिर्फ आपके लिए ही सुखमय है। ये आपका डाटा बन सकता है, आप इसको सरकारी डाटा बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको काम करना है तो आपको डाटा छोड़ करके ना, आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। और मैं यही हमेशा यही बोलता हूं कि आप, मेरी जो जमीन यहाँ जुड़े हैं जिससे, मैं हर बार यही सोचता हूँ कि मैं यहाँ के लिए कुछ नहीं कर पाता। मैंने कई बार लोगों से बोला कि मैं शो कर दूंगा आकर के, ठीक है ना, तुम अरेंज कर लो क्या कहाँ पे हो सकता है। मुझे इतने साल से बाहर हूँ, मुझे पता नहीं चल पाता है कि कब कहाँ पर क्या शो। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, अपने खर्चे पे चला आऊँगा वहाँ से और यहाँ शो करके चला जाता हूँ। लेकिन वो भी क्योंकि उनको लगता है, या शायद मैं ऐसा भी, मेरा भी सोचना गलत हो सकता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप दुनिया के उन तमाम लोगों को जिनसे आपको कुछ मिल सकता है, आप उनको पकड़ने की कोशिश कर सकते हो कि अच्छा वो मैं उनको बुलाऊंगा तो वो हमको यहां बुला लेंगे। मैं आपको कहीं नहीं बुला सकता हूं क्योंकि मैं स्वयं गया हूं वहां। और ना है मैं इस तरह का कोई मैं वो रखता हूं कि आपको मैं मेरी पहचान होगी तो मैं बुला लूंगा, या मैं ऐसा ऐसा मेरे पास है नहीं ना। क्योंकि मैं अगर कई जगह शो करने जाता हूं तो लोग मुझे काम देख करके बुला लेते हैं कि भाई मैंने नाटक देखा, अच्छा था, बुला लेते हैं। आप अगर ये कहोगे कि मेरा नाटक लगवा दो, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि कुछ भी, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कमियां हमारे अंदर हैं
हम अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मतलब कोई ये कहे ना कि मेरा नाटक लगवा दो या मेरा करवा दीजिए या मेरी तो इसका मतलब कि आपको इतनी जरूरत पड़ रही है किसी से कहलवाने की। अगर आप समृद्ध हैं भाई, डॉक्टर हैं, तो सीधी सी बात है, आएगा बोले डॉक्टर साहब सुई लगा दीजिए, डॉक्टर साहब ये कर दीजिए, या कि ये कोई कहे कि अब डॉक्टर साहब से आप कह दीजिए कि डॉक्टर साहब किसी से सुई लगवा दें, तो ये समस्या बृहद है। जब आपने रंगमंच की ओर अपने आप को जोड़ा, जी जी। तब आपने किसी को अपना आइडियल बनाया होगा, किसी न किसी को अपना गुरु बनाया होगा। ऐसा मुझे लगता नहीं कि मैंने कभी ऐसा सोचा कि मैंने किसी को अपना गुरु बनाया, क्योंकि मैं आज लगभग 30 से 40 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ, अभिनय करता हूँ, गाने लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, नाटक लिख रहा हूँ, लेकिन मैं स्वयं का ही गुरु बना। अपने आप में ही सोचता रहा कि मेरा गुरु कौन है, मैं किसको अपना गुरु मानूं। मैं क्योंकि जहां जहां मैं गया तो मैं जिनके ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं मैं मानता हूं, मैं जिनसे सीखा मैं उनके आज भी चरण बंदन करता हूं। जितना सीखा उसके लिए मैं उनको गुरु मानता हूं, लेकिन जो उन्होंने दूसरी चीज सिखाई उसके लिए मैं उनको अपना गुरु नहीं मानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग गया था कि शायद आप मेरे साथ वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, क्योंकि मतलब आप एक जस्टिस की कमी थी। जस्टिस की कमी थी, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं जो डिजर्व नहीं करता है। तो आप उसी समय मुझे लग गया था कि अच्छा ये मेरे गुरु होने लायक नहीं। और सही मायने में मैंने संगीत में ही बनाया था गुरु, और फिर वो किन्हीं कारणों मैं फिर उनके पास बहुत दिन, लेकिन जीवन भर वो मेरे गुरु रहेंगे। तो आरजे फसाना साहब के यहाँ मैं सितार सीखने जाता था सबसे पहली बार, मतलब मैंने गुरु शिष्य परंपरा से। तो उन्होंने कही, तो मेरी साइकिल चोरी हो गई थी वहाँ से कोठी कंपाउंड से। उसके बाद पिता ने बंद कर दिया, बोले बंद करो, एक तो फीस भी लगेगी, फिर साइकिल भी चोरी चली गई। तो वो एक थे कि म्यूजिक के लिए मैंने एक गुरु बनाया था। रंगमंच में मैं सभी को अपना गुरु मानता हूँ। मैंने जितने लोगों के साथ काम किया वो सभी मेरे गुरु हैं और सभी आदरणीय हैं, उन सबका सम्मान करता हूँ मैं। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मैं हर व्यक्ति से सीख लेता हूँ, जो कुछ बता देता है मैं उससे सीख लेता हूँ, इसलिए समस्त ब्रह्मांड ही है मेरा गुरु और मैं उनका शिष्य हूँ। जब आपने पहली बार रीवा छोड़ा जी। तो आपने कैसा महसूस किया था? रीवा सबसे पहली बार जब मैंने छोड़ा कि मुझे भोपाल जाना हुआ, और उस दौरान ये था कि रीवा छूटने के बाद क्या होगा, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, और मेरे पास उस समय साधन नहीं था मैं। लेकिन हमारे एक सीनियर थे दिलीप पावले जी, वो गुजर गए। उन्होंने जब वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में थे, उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, भोपाल चले जाओ। और यहाँ पे लोग, जितने लोग भी थे मेरे सीनियर्स, वो यही कहते थे कि यार तू आगे जा, तुम यहाँ मत रहो, तुम सीखो। तो ये अच्छी बात रही कि मेरे जितने भी सीनियर्स थे उन्होंने कभी कुएं में, मतलब उन्होंने समुद्र दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कभी टांग नहीं खींची कि तुम यहीं रुको। हमेशा बोला जाओ ना, मैं दे रहा हूँ पैसे, कितने तुम्हारे पास? मैंने कहा इतने कर लूंगा। बोले इतना मेरे से ले लेना, तुम जाओ। तो ऐसा होता था। तो उन्होंने बोला, तो वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में थे, तो उन्होंने बंसी जी से बात की कि मेरा एक जूनियर है और दादा आप उसको रख लो, अच्छा लड़का है, गाता भी है, ये है वो है। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने आप में कुछ ना चीज़ें मेरे में थी। जब बाहर जा करके जब मुझे पता चला तो वो बिकने लगी चीज़ें कि भाई मैं उनके ग्रुप में गया, तो जो पहला ही नाटक हो रहा था वहाँ 3 महीने पहले पैसे नहीं मिलते थे, 3 महीने बाद मिलते थे। तो 3 महीने सर्वाइव करना ऐसे लगता था। तो मेरे पिता की पहली चिट्ठी आई मेरे पास कि जब वो पन्ना में पोस्टेड थे उस दौरान, जब उन्होंने लिखा कि अगर मेरे जैसे 4 बेटे हैं, जैसे 3 हैं, तो तुम भी आ जाओ। तब एक बार लगा कि मैं वापस जाऊँ क्या? फिर मैंने कहा कि अगर वापस चला गया तो फिर मेरे में उनमें फ़र्क क्या रह गया? मैं बाहर निकला हूँ, मैं बाहर रहूँगा। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़े से पैसे भेज दीजिए, ये महीना चल जाएगा। तो उन्होंने 500 रुपये भेजे थे। और भोपाल जैसे शहर में 1200 रुपये में ज़िंदगी चलानी वाकई में आज की डेट पे आप नहीं कर सकते हो। लेकिन ये बात थी कि उस 1200 रुपये का मैंने सदुपयोग किया। मैं चाहता तो गलत संगत में चला जाता, और भी काम 1200 मिले, चलो आज खाओ पियो, इसके बाद देखा जाएगा क्या होना है। लेकिन वो ज़रूरत थी कि मैं 400 रुपये में मकान किराए पे रहता था और 800 रुपये से घर चलाता था। तो वो मैनेजमेंट थिएटर ने सिखा दिया, अच्छे बुरे की पहचान थिएटर ने सिखा दी, और ऊंचाइयों पर भी थिएटर ने पहुंचा दिया कि आज की डेट पे लोग बाग जानते हैं, कई चाहे वो दिल्ली में हो या अदर शहर में जहाँ जहाँ परफॉर्म करने गया, बोले हाँ यार एक एक्टर है, अच्छा परफॉर्म करता है, मज़ा आता है देखने में।
आपने पद्मश्री बंसी कौल जी के साथ काम किया, जी जी। उनके साथ काम करने का अनुभव क्या था? मेरा यह सौभाग्य रहा है, आज वो इस संसार में नहीं है और जीवन में उन्होंने जो मुझे सिखाया, शायद आज इस जगह पर पहुंचने के लिए वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन में सिर्फ और सिर्फ मतलब बहुत स्ट्रिक्ट गुरुओं में से थे। गाली देना और ये वो मतलब उनके लिए डिसिप्लिन बहुत मायने रखता था कि अगर आपने रेपेट्री आ रहे हैं आप तो आपकी सेव रोज होनी चाहिए, वहाँ के ट्रंक्स साफ होने चाहिए, ज़मीन में आप जहाँ पे आप काम करते हो वो साफ होना चाहिए, ठीक है। और उनके साथ मेरा एक इतना खट्टा मीठा तजुर्बा रहा, मैं लड़ गया कि मैं नहीं करता, जाओ तुम्हारा काम आज के बाद। 1-2 साल बात ही नहीं की, फिर दूसरे साल मिले, कहाँ है? मैंने कहा दादा यहाँ हूँ। ठीक है आजा, यहाँ चला जा। मैं पूछता भी नहीं था कि मेरी से लड़ाई हुई थी, मैं चला जाता था। जब मैं वहाँ से छोड़ के आया था, यहाँ आया, यहाँ के बाद कई सालों तक झगड़ा उनका रहा। तो लेकिन बंसी जी के साथ जितना भी उनका जो एक दूसरा पहलू था, जो काम सिखाने का तरीका था, वो वाला नहीं होता था कि अले बेटा कर लो, अले बेटा कर लो, नहीं। गाली दे के कराना, मार के कराना, मतलब हम जितने भी उनके विदूषक परिवार में थे, वो सब यही मानते थे कि अगर जिस दिन बंसीदा एक के ऊपर जिसका चल रहा है छड़ी पड़ गई है, समझ लो वो अब आगे जाने वाला है उसका, या कि वो बाहर जाएगा, ठीक है, या कि वो आगे जाएगा। तो ये एक ऐसा सिलसिला चलता रहा कि हमने उनके साथ और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया उनके साथ। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोग होंगे जिनको ये मौका मिल पाता है। तो उनके साथ काम करने का यही एक अच्छा फ़ायदा रहा कि थिएटर, एक अलग तरह का थिएटर जाना, लाइब्रेरी हमारी बहुत बड़ी थी तो पढ़ने का एक बहुत अच्छा वहाँ मिल गया। फिर उन्होंने इवेंट्स को, तो हिंदुस्तान का जितना भी फोक थिएटर होता है उसके बारे में या फोक डांस के बारे में, तो कॉमनवेल्थ गेम में मैं एज असिस्टेंट उनको असिस्ट कर रहा था, तो एक वो बड़ी उपलब्धि थी। फिर उनके साथ फॉरेन के कई प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें से रशिया में 2 बार, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को में, तो वहाँ पर हम लोग परफॉर्म करने गए लेकर के टीम। स्विट्ज़रलैंड में गए, फिर बांग्लादेश में परफॉर्म किया, तुक्के पे तुक्का नाटक। तो उनके साथ की जर्नी रही कि मुझे नाटक ने दुनिया दिखाई, और उसमें से बंसी जी का एक ऐसा है कि उनका वरदहस्त मेरे ऊपर रहा और कई सालों तक हम साथ में काम किया। और उनका जाना बहुत मतलब उसकी भरपाई नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का वो लेजेंडरी डायरेक्टरों में से उनका नाम आता है, तो एक मैं हिस्सा रहा, उनके साथ कुछ सीख पाया, तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उनसे कुछ ले पाया, उनके चरणों की धूल समेट पाया। आपने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में की हैं, जी जी कई नाटक किए, कई संगीत के प्रयोग भी किए, जी जी। और दिल्ली में भी ड्रामा में आप काफ़ी समय दे रहे हैं। हम्म। कोई एक ऐसा वाकया जो आज भी आपको याद कर के गुदगुदी लगाता हो या फिर रोमांचित कर देता हो? सबसे पहला रोमांच मेरा जो ये था कि जब मुझे फर्स्ट टाइम मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था वर्कशॉप करने के बाद, एनएसटी वर्कशॉप करने के बाद, और मुझे जाना था चंडीगढ़। और मैंने यहाँ से पहले ट्रेन सतना से मिलती थी, और जीवन का पहला काम, प्रोफेशनल काम, जब मुझे जाना है, पैसे मिलने हैं उस काम में, कि अंदर से खुशी। अंदर से खुशी कि यार जाना है। और उस समय रीवा सतना की सड़क माशाल्लाह थी, और मैं टाइम पे निकला, सही टाइम पे निकला, लेकिन उस दौरान तो बस वालों की अपनी मौज हुआ करती थी। तो जाते जाते शायद शाम को चलती थी बस उस दौरान, लगभग 4 या 4:30 बजे बस होती थी, निज़ामुद्दीन की बस। अब मैं यहाँ से सही टाइम पे निकल गया, लेकिन स्टेशन पहुँचते पहुँचते जैसे ही पहुँचा तो ट्रेन का पिछवाड़ा दिख रहा है, ट्रेन जा रही है मेरे सामने से, और जीवन का पहला काम, मैंने कहा अब क्या होगा, हे भगवान। और जिन्होंने बुलाया था तो वो ऐसा हो गया, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आज की ट्रेन तो छूट गई। बोले आप कितने मतलब वो हो सकते हो कि आपने ट्रेन छोड़ दी, आपको पता है आप इतना इम्पोर्टेंट काम करके आ रहे हो। मैं अंदर हंस भी रहा हूँ, मैंने कहा कि यार अजीब हो गया, मैंने जीवन में ट्रेन छूटी मेरे से पहले काम में। मैंने कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन मैं ट्रेन ली मैंने, और वो दिसंबर का समय था। दूसरे दिन जब ट्रेन पकड़ी और जिस दिन दिल्ली पहुंचा, उसी सुबह को संसद पे हमला हो चुका था।
तब तक में दिल्ली पूरी बंद हो चुकी थी, मतलब चारों तरफ से दिल्ली। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, किसी से पूछे पता नहीं चला, पुलिस ही पुलिस चारों तरफ। और तब चंडीगढ़ से दिल्ली से चंडीगढ़ जाना मतलब बहुत बड़ी सरदर्दी थी, काफ़ी लंबा वक्त लगा, क्योंकि पहले फ्लाईओवर्स नहीं बने थे, ये सब कुछ नहीं था, तो बड़ा लंबा वक्त लग जाता था। तो मैं सुबह उतरा निजामुद्दीन, वहां से पकड़ के आईएसबीटी गया, और आईएसबीटी मतलब इतना टाइम लग गया वहां तक जाने में कि हम 2 बजे तक पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये बस जाएगी, कोई कह रहा ये जाएगी, कोई चक्कर चेंज करते करते मतलब किसी तरह से मैं हरियाणा टूरिज्म की बस में बैठा, खुली बस, शीशे में ठंड, कड़ाके की ठंड। और रात को मैं चंडीगढ़ लगभग 10 या 11 बजे, तब तक मैं चंडीगढ़ सन्नाटा मच चुका था। फिर मैं वहाँ कलाग्राम एनजेडसीसी में, शिल्पग्राम कलाग्राम है, तो वहाँ पर जा कर के जस्सी जी बैठे हुए थे, आओ जी कितने रह गए थे, मैं तो पूछ रहा था। मैंने कहा सर जी तो ऐसा ऐसा हो गया, हाँ पता चल गया था, बहुत देर से इंतजार। मैं सीधा गया फिर। तो वो एक ऐसा वाकया था जीवन का पहला कि मतलब ट्रेन छूटने का। तो इसीलिए आज आज भी वो डर बना रहता है कि मैं जब फ्लाइट पकड़नी होती, ट्रेन पकड़नी होती है, तो मैं घर में और दोस्तों से जब भी कभी शो करने के लिए आते हैं, 1 घंटे पहले पहुंचो, 4 बार ट्रेन देख लेता हूँ, टिकट देख लेता हूँ, ऑनलाइन देख लेता हूँ। मतलब वो कंफर्मेशन अब हो गया। कंफर्मेशन, हाँ, मतलब अगर कई बार तो ऐसा होता है ना, ट्रेन अब ये होता है ना कि सुबह की 8 बजे है या रात की 8 बजे है, तो वो कंफ्यूजन में हमेशा रहता हूँ कि सुबह वाला तो नहीं है भाई, पता चला सुबह के 6 बजे हो और हम शाम को 6 बजे पहुंचे। रंगमंच में आपकी आगामी योजनाएं क्या हैं? आ, कुछ, क्योंकि अभी इस कोविड के दौरान बहुत सारे थिएटर हमारा बहुत पीछे रह गया, बहुत छूट गया, और चीज़ें खुलते खुलते पता नहीं कब लगेंगी। लेकिन इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, ये था कि अपने आप को कैसे आप स्वस्थ रखोगे, नई ऑक्सीजन कैसे डालोगे, इनहेल कैसे करोगे। हालांकि आप ये भी डर रहे थे जो सांस ले रहे हैं उसमें कहीं कोविड के वायरस तो नहीं आ रहा है। नहीं है। लेकिन ये रहा कि अपने आप को कमरे में बंद किया। सब जितने भी हम छोटे शहर में या बड़े शहरों में जो जहाँ थे वहाँ सब स्टक हो चुके थे। मैं भी दिल्ली में था बच्चा और पत्नी के साथ, तो ये था कि सब चीज़ें करनी भी हैं, कहीं से वो भी नहीं आया, तो कुछ कहानियाँ लिखी और 1-2 नाटक की योजना बनाई कि लिखेंगे। तो उसमें से लेखन का काम जो हुआ वो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ उस दौरान, कि मैंने कुछ कहानियाँ लिख ली, कुछ शॉर्ट फिल्में लिख ली। और तो अभी वो ये है, शॉर्ट फिल्म है कि उन शॉर्ट फिल्मों को करना है और अवार्ड के लिए, मतलब फेस्टिवल के लिए बनानी है फिल्में। तो वो एक है। एक अभी 2 नए नाटकों पे काम चल रहा है। एक नाटक लिख रहा हूँ नचिकेता, और दूसरा कबीर के ऊपर। अच्छा, कबीर के ऊपर आपने कबीर कुत्ता, हाँ। वो क्या है? सीधी सी बात है कि कबीर को जिस तरह से लोग पढ़ते आए हैं, जिस तरह से जानते आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही कबीर की कि कबीर को बहुत सारे लोग गाते हैं, अलग 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 तरह से गाते हैं कबीर को। लेकिन आज के समय पे शायद हर व्यक्ति अगर मेरा कबीर हो जाता ना, तो ये जितनी भी विपत्तियां हैं वो शायद कहीं दूर हो जाती, क्योंकि कबीर को बहुत सारे लोग, मानने वाले लोग हैं लेकिन जानने वाले लोग बहुत कम हैं। तो मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ कि जो चीज़ें लिखी गई हैं कबीर के बारे में, या कबीर का वो पहलू जो हमेशा छुपाया गया, हाइडन था, तो उन गानों को लेकर के, गीतों को लेकर के, दोहों को लेकर के कबीर चर्चा ही समझ लीजिए कि कबीर, हम कबीर को परफॉर्म नहीं कर, क्योंकि कबीर की कहानी सब जानते हैं, कबीर की बातों को कौन जानता है या कौन समझ पाया है, उस पर ये नाटक लिख रहे हैं। तो क्या शॉर्ट नाटक है, मतलब शॉर्ट फिल्म टाइप में है? नहीं, शॉर्ट फिल्म नहीं, फुल म्यूजिकल प्ले है। और 1 घंटे, मतलब इस नाटक का ये है कि ये नाटक बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो हम जो प्लान कर रहे हैं वो 1 घंटे 10 मिनट, लगभग 15 से 16 नाटक, गाने कबीर के, भजन और उनके दोहे, और कबीर की बात, कबीर की चर्चा। कबीर का वो पहलू बहुत अच्छा लगता है जो कबीर का अनसुना पहलू है। कबीर के बारे में ही लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि कबीर के बारे में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन कबीर मानते कितना है, या उनको समझने के लिए उनकी जो बातें हैं उनको कैसे आप अपने जीवन में ला सकते हैं, वो बहुत कम लोग हैं। तो हमारा एक यही जरिया है कि हम उन बातों को कैसे हंसते खेलते
बता दें लोगों को कि भाई आप जिस चक्कर में पड़े हो तो वो अलग ही है, क्योंकि कबीर अपने आप को ही कुत्ता कह चुके हैं कि मैं कबीर कुत्ता राम का रमुआ मेरा नाम। तो जिस कबीर को आप जानते हो वो कबीर दूसरा कबीर है, और ये कबीर जिसको आप नहीं जानते। हाँ अलग ही हिडन करके रखा है। जरा इस कबीर को भी पढ़ो। मतलब कबीर की हकीकत ये है। हाँ, और देखिए क्या निकल के आता है, पता नहीं, भगवान। हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो शो आप दर्शक हमारे जो आपको देख रहे हैं, जी जी। अभी तक सुन रहे थे, इनके लिए आपका क्या संदेश है? मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी मतलब जाकर के बहुत सार्थक बातें होने लगी हैं कुछ कुछ चैनल्स में, और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये पहल शुरू की है, और रीवा जैसे शहर में आप इस तरह का एक सच लेकर के आ रहे हैं, अच्छी बात है। मैं हमेशा यही कहता हूँ ना कि जितने भी लोग हैं, जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, हमारी फील्ड में आना चाहते हैं, थिएटर की फील्ड हो गई या मीडिया की फिल्म हो गई, ग्लैमर बहुत है। आप उस ग्लैमर को, ठीक है वो बाहर के लोग आपको आप स्वयं जब ग्लैमराइज होने लगते हैं ना, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप सहज बने रहो, क्योंकि आप जैसे ही लोगों को दिखावापन शुरू करते हैं, लोग आपको समझ जाते हैं कि कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप सहज बने रहिए, आप अच्छा काम कीजिए, लोग आप की तरफ अट्रैक्ट हो, आपके पास आना शुरू कर दें कि यार क्या बंदा है, क्या अभिनय करता है या क्या गाता है। आप दूसरों को आकर्षित करो। आप स्वयं आकर्षण का केंद्र तभी बन पाओगे जब आप सहज रहोगे। अगर आप अपनी सहजता खो चुके हो और आप खुद शो अप करना शुरू करोगे, कोई नहीं देखेगा आपकी ओर, और आपका काम ही आपको आपकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करता है। व्यक्ति कभी नहीं अट्रैक्ट करता है, उसका काम ही आप लोगों को अट्रैक्ट करता है। और मुझे लगता है कि अपना क्राफ्ट जो है ना, वो सभी को बहुत सुंदर बनाना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो, वो लेखन में हो, गायन में हो, वादन में हो, नृत्य में हो। अपने क्राफ्ट को लेकर के ना हमेशा पैशनेट रहिए और उसको लेकर के आप आगे बढ़िए। और जितना भी यूथ है इस देश का, जो आपके चैनल्स, जो फॉलोअर्स हैं, वो आपको जो देखते हैं, मैं यही कहूँगा कि आपको जितना अच्छा हो सके आप साहित्य पढ़िए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे नाटक देखिए, और अच्छे लोगों को सुनिए, और अच्छे लोगों से मिलते रहिए। मेरा यही कहने का मतलब है। और रीवा जैसे शहर में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनके पास बैठना, मिलना, आई थिंक मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि जब यहाँ आऊँ तो कुछ साहित्यकारों से मुलाकात हो जाए, कुछ लोगों से कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ जान लूँ, कहीं से कुछ पालूँ। और ये धरती बहुत इस मिट्टी की खुशबू ही अलग है, जहाँ पर हमारा बघेली परिवेश और बघेली नृत्य हो गया, बघेली गाना हो गया, हिरहाई हो गई, बिरहा हो गया, कुलधाका हो गया, विभिन्न प्रकार की मतलब आयाम है, लोकगीत है, जितना भी है। तो ये, और मैंने किया भी काम, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ जाकर के नहीं भूल। अपना भी मैंने नाटक किया था अमली, और उसमें लगभग आधे घंटे का जो सीन था पूरा शादी का, वो मैंने बघेलखंड से ही लिया। ऋषिकेश सुलभ जी का नाटक था अमली, और वो थिएटर ओलंपिक में मुझे मिला था सौभाग्य कि मैं परफॉर्म करूं, बनारस में हुआ था। तो अपनी मिट्टी की खुशबू जहाँ कहीं भी होता है मैं ले जाता हूँ यहाँ के गीतों को, चाहे वो ऋतु गीत हो या सांस्कृतिक गीत हो या पारंपरिक गीत हो, मैं या लोकगीत हो। मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि जब कभी मैं कंपोज करता हूँ या मैं गाता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो छोटी सी खुशबू हमेशा अपने माटी की रहे उन गीतों में या उन नाटकों में, कहीं ना कहीं मैं डाल देता हूँ उस धुन को, जो लोकगीत से है या पारंपरिक गीतों से है या सांस्कृतिक गीतों से है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ कहीं भी हो, जैसा कहीं भी हो, अपनी माटी के लिए, अपने बघेली के लिए आप काम करते रहिए। और जहाँ हो सके, अगर कोई आपको बघेलखंड का बाहर मिलता है तो आप उससे बघेली में बातचीत कीजिए, अच्छा लगता है। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में रंगकर्मी, जाने माने अभिनेता, लेखक व संगीतज्ञ सुशील शर्मा जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सच तो सच में बस आज इतना ही। कुछ और के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।